हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए विज्ञान के टॉप 25 प्रश्नों को कवर किया है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी आधार पर हमने प्रश्नों को कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोशिका में पदार्थ का परिवहन गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे कोशिका का इसे कोशिका का यातायात याता यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। प्रबंधक। इसकी खोज जो है कैमिनो गोल्जी के द्वारा की गई थी। कैमिनो गोल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। गोल्जी काय की। देखिए दोस्तों, कोशिका में पदार्थ का परिवहन गोल्जी कॉय के द्वारा होता है तथा इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और इसकी खोज जो है कैमिनो गोल्जी के द्वारा किया गया था। बात करें लाइसोसोम की, तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है या आत्मघाती आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। वही बात करें राइबोसोम की, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री। वही बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसे देखिए दोस्तों, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है और कोशिका में पदार्थों का परिवहन जो है गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं तथा गोल्जी कॉय की खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न के साथ आपको अनेक प्रश्न मैं कवर कराता चलूँगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, परखनली शिशु में क्या होता है। परखनली शिशु देखिए दोस्तों, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं जो है गर्भ को मतलब कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनमें इन प्रक्रिया के द्वारा शिशु को गर्भधारण कराया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, निषेचन बाहर होता है लेकिन विकास आंतरिक होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। मानव शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। वही बात करें गुणसूत्र की, तो मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ा में कहेंगे तो 23 जोड़ा कहेंगे और ऐसे कहेंगे तो 46 कहेंगे, यानी कि मानव शरीर में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। बात करें डीएनए की, तो इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक। देखिए दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं और मानव शरीर में गुणसूत्र जो है 23 जोड़े पाए जाते हैं या 46 कह सकते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है और इसकी खोज डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। अगर बात करें एडवर्ड जेनर की, तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चिकित्सा का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है।
देखिए दोस्तों, ये सूत्र जो है ये चीनी का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र जो है सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है सोडियम नमक का सूत्र। और चीनी का सूत्र जो है C12H22O11 होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान का पिता और अरस्तु को कहा जाता है। बात करें पारिस्थितिकी की, देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है ना, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द दिया था। और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न कवर कराता चलूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? देखिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से यहाँ पूछा है, मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश की ऊष्मा को अवशोषण कर लेता है और तापमान में वृद्धि कर लेता है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अधिकांश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का नाखून किसका बना होता है? ये बना होता है केराटिन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पशुओं का सींग जो होता है, इसमें यह भी केराटिन पदार्थ का बना होता है। और नाखून में भी केराटिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। एल्बुमिन जो है ये रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और मेलानिन जो है यह एक प्रकार का प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो कि मानव शरीर में पाया जाता है। और देखिए दोस्तों, मेलानिन के कमी के कारण जो है, इसके कमी से बाल सफ़ेद होता है, बाल सफ़ेद, मेलानिन के कमी के कारण। देखिए दोस्तों, मनुष्य का नाखून जो है ये केराटिन का बना होता है। और जानवरों के सींग भी केराटिन के बने होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धमनियाँ रक्त ले जाती है जो भरा हुआ होता है। देखिए दोस्तों, धमनियाँ जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में या अंगों में ये ले जाने का काम करती है धमनियाँ। ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय से शरीर के सभी अंगों में ले जाने का काम धमनी का होता है। धमनी में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे आँखों में लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? फोकल दूरी बदलने का कार्य करता है मानव आँखों में पाया जाने वाला लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने कोशिका की खोज किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका के अध्ययन को सेंटोलॉजी कहते हैं, सेंटोलॉजी। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वही बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने कोशिका की खोज किया था। और कोशिका के अध्ययन को सेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? देखिए दोस्तों, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो है यह यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। इस तरह से कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका है
यानी कि मादा नरजन मादा मादा जननांग जो है अंडाणु, इसे कहा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। वही बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो यह है शुक्राणु। नर जनन तंत्र जो है ये शुक्राणु होता है सबसे छोटा। अगर सबसे लंबा की बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की, तो ये होता है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति की किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? देखिए दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण यानी कि ग्रेविटी के कारण त्वरण का मान जो है यह 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल या सौर सेल कहते हैं, सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटोवोल्टिक या सौर सेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, लौह 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी लौह, अवर्णी लौह और अवर्णी लौह और क्लोरोप्लास्ट। देखिए दोस्तों, लौह 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लौह, अवर्णी लौह और क्लोरोप्लास्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के कान में 6 हड्डियां होती हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है, जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? देखिए दोस्तों, 20 हर्ट्ज से नीचे अवश्रव्य होता है, अवश्रव्य जिसे सुना नहीं जा सकता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होता है ये पराश्रव्य तरंगे होती है, पराश्रव्य। इन्हें मनुष्य के कान सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है ये मनुष्य के कान नहीं सुन सकता है। इस तरंगों को चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली सुन सकते हैं। यहाँ पे पूछा है प्रश्न, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको 20,000 ना लिखकर 20 के हर्ट्ज लिख देगा तो उस पर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि के का अर्थ होता है 1000। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी ये मापी जाती है गीगर मुलर काउंटर द्वारा, यानी कि जीएम काउंटर द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इससे ही रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन यानी कि धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो घर में आपके लगे होंगे, यानी कि धोने वाला, कपड़ा धोने वाला यंत्र जो है ये अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? ये है कान। कान जो है शारीरिक संतुलन बनाने में प्रमुख संवेदी अंग है, कान। नेक्स्ट प्रश्न है, लाफिंग गैस जिसे हास्य गैस कहा जाता है, ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओन यूरोलॉजी का संबंध किससे है? इसका संबंध सपना देखने से है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 25 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।